बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल से पढ़ा था, जिसमें हमने ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा था कि ग्रोथ हार्मोन हमारे पास वो ग्रोथ को प्रमोट करती है और वो एक्ट करती है हमारे बोन्स पर, हमारे मसल्स पर और दूसरे बॉडी टिश्यूज़ पर। तो अब इस लेक्चर में हम उस ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड जो डिज़ीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जब ये ग्रोथ हार्मोन अपने नॉर्मल लेवल से एक्सेस हो जाती है या अपने नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है बॉडी में, तो हमारे पास कौन कौन से डिजीज़ काज होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल से पढ़ा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास पी शेप्ड है और ये कहाँ पर लोकेटेड है? स्कल में। इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब मास्टर ग्लैंड असल में हम कैसे कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस को कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर पोर्शन है, उसको कहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से ही सीक्रेट होती है हमारे पास। तो ये जितने भी डिजीज़ है इस चैप्टर में, जो ड्वार्फिज्म हो गया, जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगाली, तो ये ग्रोथ हार्मोन के ओवर सिक्रेशन या अंडर सिक्रेशन के रिजल्ट में हमारे पास होती है। और ग्रोथ हार्मोन हमारे पास मास्टर ग्लैंड या इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। द ग्रोथ हार्मोन जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 17। जो क्रोमोसोम नंबर 17 है उस पर ग्रोथ हार्मोन का जीन लोकेटेड है। अब ये जीन क्या करता है? ये जीन अगर किसी में सप्रेस हो तो उसमें हमारे पास क्या होगा? ग्रोथ सही प्रॉपरली नहीं होगी। जब ये जीन नॉर्मली प्रेजेंट होगा तो उस बंदे में नॉर्मल ग्रोथ हमारे पास होगी। और इस ग्रोथ को 17 लोकेशन पर, क्रोमोसोम की 17 लोकेशन पर किसने डिस्कवर किया था? चेन एट आल ने 1989 में। अब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन होता क्या है? ग्रोथ हार्मोन नाम से ज़ाहिर है कि ये प्रोमोट करता है ग्रोथ को एनिमल्स और प्लांट्स में, स्पेशली एनिमल्स में। ये क्या करते हैं? ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं और ये सिक्रेट होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब ये ग्रोथ हार्मोन कि उसका नेचर क्या है? ग्रोथ हार्मोन हमारे पास प्रोटीन बेस्ड पेप्टाइड हार्मोन है। ये प्रोटीन बेस्ड पेप्टाइड हार्मोन है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। अब ये अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, इसमें टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं? 191 अमीनो एसिड होते हैं और ये सिंगल चेन होता है अमीनो एसिड का। जिस तरह अगर हम इंसुलिन की बात करें या हेमोग्लोबिन की बात करें तो वो भी हमारे पास अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, लेकिन हेमोग्लोबिन में हमारे पास 4 चेन होते हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। इसी तरह हमारे पास इंसुलिन में 2 चेन होते हैं, लेकिन ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये अमीनो एसिड का सिंगल चेन बना होता है और उसमें 191 अमीनो एसिड्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था। उसमें एक टाइप का सेल सोमेटोट्रॉप सेल्स होते हैं। तो सोमेटोट्रॉप क्या करते हैं? ग्रोथ हार्मोन को सिंथेसाइज करता है, उसको स्टोर करता है और एट द टाइम ऑफ नीड वो उसको सिक्रेट करता है। अब मेजर फंक्शन ग्रोथ हार्मोन के कौन कौन से हैं? ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को और सेल प्रोडक्शन करता है ह्यूमन बॉडी में। अब अगर कोई कोई बच्चा वो ग्रो कर रहा है तो वो दो वजह से ग्रो कर रहा है। एक तो उसकी सेलों की तादाद बढ़ रही है, सेल जो है फास्ट डिवीजन कर रहा है और अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा सेल जो है वो साइज में ग्रो कर रहा है, एक नंबर में सेल ग्रो कर रहा है, दूसरा साइज में ग्रो कर रहा है। तो उस वजह से हमारे पास ग्रोथ अकर होती है। तो ये साइज को भी इंक्रीज करता है और सेल की प्रोडक्शन को, मतलब उसकी डिवीजन को फास्ट करता है। ऐसे रिजल्ट हमारे पास सेलों की तादाद जो है ज़्यादा बढ़ती है। सिंथेसाइज्ड होता है, स्टोर होता है और सीक्रेट होता है सोमेटोट्रॉप से हमारे पास, जो कि पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होती है। ग्रोथ हार्मोन हम यूजुअली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंट जो डिजीज़ होते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ड्वार्फिज्म हो गया, तो उनको ट्रीट करने के लिए
हम ग्रोथ हार्मोन को यूज़ कर सकते हैं। Recently, human growth hormone have become used against aging and weight loss. रिसेंटली हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन वो एजिंग और वेट लॉस के लिए भी यूज़ किया गया है, मतलब इसका ये है कि हम इसको ग्रोथ हार्मोन को एजिंग और वेट लॉस के ख़िलाफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि किस तरह ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। सबसे पहले कोई भी स्टिमुलस वगैरह आती है, वो हाइपोथैलेमस में जाती है तो उसको स्टिमुलेट करती है। वहाँ से मैसेज आता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। जब इंटीरियर पिट्यूटरी में मैसेज आता है तो वहाँ से हमारे पास ग्रोथ हार्मोन जो सोमैटोट्रॉप सेल्स होते हैं वहाँ से ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ होती है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज इफेक्टर हाइपोथैलेमस से जाता है पिट्यूटरी में, और इंटीरियर पिट्यूटरी से वहाँ पर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है। ग्रोथ हार्मोन फिर डिफरेंट लोकेशंस पर जाती है, जिसमें हमारे पास लीवर आ गया, टिश्यूज़ आ गए, मसल्स आ गए, बोन्स आ गए, और वहाँ पर सेल्स की डिवीजन करते हैं। या दूसरे जो लीवर में ये क्या करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को स्टिमुलेट करता है, उसकी प्रोडक्शन करती है, जिसको हम सोमेटोमिडिन सी भी कहते हैं। अब ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 आगे फिर मसल्स पर, बोन्स पर और फैट सेल्स पर एक्ट करती है। ये इन मसल्स पर, बोन्स पर और फैट सेल पर किस तरह एक्ट करती है कि ये जो इंसुलिन है उसके साथ compete करती है रिसेप्टर के लिए। ऐसा रिज़ल्ट क्या होता है, जितने भी सेल्स वगैरह है, इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना और उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, उसमें हेल्प करना। ऐसे रिज़ल्ट क्या होगा, जब इंसुलिन के साथ ये compete करेगा तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगी, तो वो सेल्स को अवेलेबल होगी। तो सेल्स उसको उसकी ब्रेक डाउन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनर्जी की प्रोडक्शन करेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमारे पास अवेलेबल होगी सेलों को, तो वो अपनी प्रोडक्शन वगैरह, अपनी नंबर को, अपनी साइज़ को जल्दी से जल्दी इंक्रीज़ करेगा। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, सेल्स की ग्रोथ होती है। अब हमारे पास अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाए तो वो ब्लड में तो वो मैसेज जाती है हाइपोथैलेमस को कि अब ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो गई है, लिहाजा ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टॉप किया जाए। तो जब हाइपोथैलेमस को ये मैसेज डिलीवर होता है तो वो आगे से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन एक फैक्टर होता है उसको सीक्रेट करता है, जिसको हम सोमेटोस्टेटिन भी कहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है, ये क्या करते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है, सोमेटोट्रॉप सेल्स को इनहिबिट करता है कि वो फर्दर ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ ना करे। जब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन आगे रिलीज़ नहीं होगी तो ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हमारे पास होमियोस्टेसिस इसकी हो जाती है। हाउ डज़ द ग्रोथ हार्मोन नॉर्मली फंक्शन? ग्रोथ हार्मोन अब नॉर्मली फंक्शंस किस तरह परफॉर्म करता है, मैंने फ्लो चार्ट में भी बताया। ये वही लिखा है, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ होती है, जिसको हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। सोमेटोट्रॉप सेल से हमारे पास सोमेटोट्रोपिन, इसका मतलब ये है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होती है सोमेटोट्रॉप सेल से। जब ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होती है तो ये लिवर में जाती है, वहाँ पर सेल्स के साथ बाइंड करती है, और वहाँ वहाँ से क्या रिलीज़ कराती है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को रिलीज़ करवाती है। जब ये हार्मोन रिलीज़ हो जाता है तो ये बॉडी सेल्स की ग्रोथ करता है और स्टिमुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को कार्टिलेज में, बोन्स में और मसल में। अब ये किस तरह प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये हार्मोन compete करता है इंसुलिन के साथ। ऐसा रिजल्ट क्या हो गया, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा और ग्लूकोज अवेलेबल होगा बोन्स के लिए, टिश्यूज़ के लिए, सेल्स के लिए, मसल्स के लिए अवेलेबल होगा। तो वो मसल्स, बोन्स, कार्टिलेज और सेल्स उन ग्लूकोज को जो है उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेगा और उसको आगे यूज़ करेगा, उसी उससे जो एनर्जी बनती है उसको आगे यूज़ करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सेल के डिवीजन के लिए उसको यूज़ करेगा। दिस हार्मोन इंक्रीजेस द ग्रोथ रेट ऑफ बोन्स एंड मसल ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इसका ग्रोथ रेट जो है फास्ट कब होता है, जब बच्चे होते हैं उनमें
ग्रोथ हार्मोन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें ग्रोथ हो रही होती है, तो ग्रोथ हार्मोन की बहुत नीड होती है। मसल्स को, बोन्स को ग्रोथ हार्मोन चाहिए होता है, तो उस वजह से बच्चों में ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट एंड ओल्ड पीपल वो ज़्यादा होता है। ग्रोथ हार्मोन आल्सो हैव मेनी इफेक्ट्स ऑन मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ हार्मोन न सिर्फ हमारे पास बोन्स, मसल्स या हमारे पास लिवर को स्टिमुलेट करता है, बल्कि ये हमारे पास थायराइड हार्मोन को, थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है, जो कि फर्दर इंक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म रेट को, थायरॉक्सिन को सिक्रीट करवाता है वहाँ से, वो हमारे पास मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज करता है। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द रेट एट विच अमीनो एसिड एंटर सेल्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस आकर। ग्रोथ हार्मोन हमारे पास अमीनो एसिड जब सेल में एंटर होते हैं तो उस रेट को ये इंक्रीज करता है, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमीनो एसिड सेल्स में एंटर हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की प्रोडक्शन हो। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करता है फैट्स को और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। अब हमारे पास नेगेटिव फीडबैक लूप क्या है ग्रोथ हार्मोन की। कोई भी स्टिमुलस वगैरह आ गया हाइपोथैलेमस को, वहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होगी। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होगी। जब ये हार्मोन सीक्रेट होगा तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी में आ गया और यहाँ से उसने सोमैटोट्रॉफ सेल्स को स्टिमुलेट किया और ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवाया। ये ग्रोथ हार्मोन लिवर में चला गया, लिवर से इसने क्या किया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को रिलीज़ किया। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 ने आगे अपना फंक्शन किया बोन्स पर, मसल्स पर और डिफरेंट टिश्यूज़ पर और उनकी ग्रोथ की। जब ग्रोथ हार्मोन ने अपना काम कर दिया और ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ज़्यादा हो गया, तो वो ज़्यादा हार्मोन मैसेज देगा हाइपोथैलेमस को कि अब बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो गई है, लिहाजा ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस किया जाए। तो हाइपोथैलेमस सोमैटोस्टेटिन को रिलीज़ करवाएगा, या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी हम इसको कहते हैं। ये सोमैटोस्टेटिन आएगा इंटीरियर पिट्यूटरी में और वहाँ से सोमैटोट्रॉफ सेल्स को इनहिबिट करेगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता था, उसको स्टिमुलेट करता था, लेकिन सोमैटोस्टेटिन उसको इनहिबिट कर देगा। जब ग्रोथ हार्मोन की इनहिबिशन हो जाएगी तो ग्रोथ हार्मोन हमारे पास आगे रिलीज़ नहीं होगा, तो फिर हमारे पास ब्लड में ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस जो है वापस नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगी तो बॉडी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की अमाउंट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये भी एक मैसेज देता है कि अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इंक्रीज़ हुआ है ब्लड में, तो हाइपोथैलेमस को ये मैसेज देता है कि नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को कम किया जाए, ताकि ब्लड में ग्रोथ हार्मोन का जो एक्सेस अमाउंट है वो वापस नॉर्मल की तरफ आ जाए। ये ग्रोथ हार्मोन हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता है। कौन सा ग्रोथ करता है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ किस तरह होता है? अब ये एक आदमी है, तो इसकी बॉडी को इस तरह ऊपर की तरफ इंक्रीज करना, ये हमारे पास क्या है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है। ये कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन करता है। दूसरा, अगर ग्रोथ हार्मोन हमारे पास एक्सेस में हो जाए, ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो जाए एडल्ट्स में, तो क्या करता है? बोन की मास को इंक्रीज करता है, बोन की मास उससे इंक्रीज हो जाएगी। अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन हमारे पास टू मच रिलीज हो जाए तो बॉडी की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी, बॉडी जो हो वो जाइगेंटिज्म की तरफ जाएगा। और अगर ग्रोथ हार्मोन राइट अमाउंट में सिक्रीट हो रही तो नॉर्मल बॉडी ग्रोथ होती है, और अगर टू लिटिल सिक्रीट होती है तो बॉडी बहुत शॉर्ट होगी, बॉडी ड्वार्फ होगी। ये तो हमने ग्रोथ हार्मोन की फ़ंक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरह उसकी सिक्रेशन होती है और फिर किस तरह वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू उसकी इनहिबिशन होती है, और फंक्शन के बारे में पढ़ा कि ग्रोथ हार्मोन किस तरह और कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हमारे पास अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज़ हो जाए, उसकी अंडर सिक्रेशन हो या ओवर सिक्रेशन हो, तो कौन कौन से डिजीज़ काज होते हैं।
तो उनमें सबसे पहले हमारे पास है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म अंडर सिक्रीशन है या हाइपो सिक्रीशन है किसकी, ग्रोथ हार्मोन की। जब ग्रोथ हार्मोन हमारे पास उसकी सिक्रीशन कम हो जाए बॉडी में, तो उसकी वजह से हाइपो सिक्रीशन हो जाए, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या काज होती है, ड्वार्फिज्म काज होती है। कंडीशन काज बाय इनसिफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। जब हमारे पास चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाए, ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट हो, तो वो बच्चा वो ड्वार्फिज्म की तरफ जाता है, तो वो फिर ड्वार्फ रहता है, उसमें ग्रोथ की डिफिशियंसी होती है। जब एक शख्स जो है वो ड्वार्फ होगा तो उसके लिम्स क्या होंगे, शार्ट लिम्स स्ट्रक्चर होगी उसकी। जो शार्टेस्ट मैन है वो क्या है, गुल मोहम्मद है, जो कि 22 इंच टाल था और वो 29 साल तक जिंदा रहा। अब ड्वार्फिज्म की काजेज़ क्या है। ड्वार्फिज्म हमारे पास डिफिशिएंसी है पिट्यूटरी ग्लैंड की, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, लिमिटेड प्रोडक्शन होती है ग्रोथ हार्मोन की, जिसको हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। तो सोमेटोट्रोपिन की अंडर सिक्रीशन होती है या हाइपो सिक्रीशन होती है, जिसकी वजह से आगे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 कम सिक्रेट होता है, और वो ऐसे रिज़ल्ट हमारे पास बोन्स जो मसल्स और कार्टिलेज वगैरह, ये सब ऑर्गन्स और टिश्यूज़ वगैरह वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। अब ड्वार्फिज्म हमारे पास किससे काज होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड की डिफिशियंसी। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी हाइपोसिक्रेशन होती है इंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ड्वार्फिज्म हो जाती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ग्रोथ की फेलियर हो जाती है, डिस्टॉर्टेड फेशियल अपीयरेंस हो जाती है, फेशियल अपीयरेंस नॉर्मल नहीं होती, वो डिस्टॉर्टेड होती है। दूसरा डिलेड बोन एज होता है, और मैनी ऑर्गन्स प्रॉब्लम होते हैं। जब बॉडी शॉर्ट होगी तो उसमें सारे जो ऑर्गन्स वगैरह है वो भी शॉर्ट होंगे, जिसकी वजह से वो नॉर्मली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, और ऐसे बच्चे ज़्यादा वक्त वो लिव नहीं सर्वाइव नहीं कर पाते। जो शॉर्टेस्ट वूमेन है, जो जो सबसे ज़्यादा जिसने लिव किया, ज़िंदगी गुजारी, वो क्या है, पॉलिन मस्टर्स, जिस जो 23 इंच टाल थी और 19 साल तक वो जिंदा रही। तो ये ड्वार्फ पीपल जो है इनकी एज। जेनेटिक्स ऑफ ड्वार्फिज्म, हमारे पास ड्वार्फिज्म की जेनेटिक्स है कि किस तरह ड्वार्फिज्म फैमिली में रन्स करती है और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। तो ड्वार्फिज्म हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं जो जेनेटिकली रन करते हैं। उसमें सबसे पहले है डेस्ट्रॉपिक डिस्प्लेजिया, उसके बाद स्पॉन्डाइलोइपिफिजियल डिस्प्लेजिया, और तीसरा जो है वो एकोंड्रोप्लेजिया है। ये जो डेस्ट्रॉपिक डिस्प्लेजिया और स्पॉन्डाइलोइपिफिजियल डिस्प्लेजिया है, ये दोनों हमारे पास क्या है, रिसेसिव डिजीज़ है। इसके लिए लाजमी है कि दोनों पेरेंट्स से ड्वार्फिज्म का जीन ऑफस्प्रिंग जो बच्चा है उसमें ट्रांसफ़र हो। अगर फादर से ड्वार्फिज्म का जीन बच्चे में आ गया और मदर से ना आया हो, तो फिर आगे उसमें बच्चे में ड्वार्फिज्म मौजूद नहीं होगी। तो डायस्ट्रॉपिक डिस्प्लेजिया और स्पॉन्डाइलोइपिफिजियल डिस्प्लेजिया के लिए लाजमी है कि दोनों पेरेंट्स से, फादर से भी और मदर से भी, जो रिसेसिव जीन है, जो ड्वार्फिज्म जीन है, वो बच्चे में प्रेजेंट हो। जब दोनों से वो ड्वार्फिज्म का जीन आएगा तो आगे बच्चे में क्या होगी, वो ड्वार्फिज्म होगी, वो बच्चा ड्वार्फ होगा। दिस मीन्स अ चाइल्ड मस्ट रिसीव 2 कॉपीज ऑफ द म्यूटेटेड जीन। अगर चाइल्ड में दोनों कापीज़ हों, एक कापी जो है बच्चा अपने मदर से और एक फादर से रिसीव करता है। अगर दोनों कापी म्यूटेटेड जीन का, जो ड्वार्फिज्म जीन का अगर कापी एक मदर से और एक फादर से आई हो, तो तब ही वो अफेक्टेड होगा। क्या होगा, अफेक्टेड होगा, उसमें डायस्ट्रॉपिक डिस्प्ले या स्पॉन्डाइलोइपिफिजियल डिस्प्लेजिया प्रेजेंट होगी, अदरवाइज उसमें नहीं होगी। Achondroplasia on the other hand is inherited in a dominant manner.
जो एकॉन्ड्रोप्लेजिया है ये हमारे पास क्या है, डोमिनेंट मैनर है। ये डोमिनेंट मैनर में आगे इनहेरिट होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड्स। द चाइल्ड नीड्स ओनली वन कॉपी ऑफ द म्यूटेटेड जीन। जो रिसेसिव डिजीज थी डेस्ट्रॉपिक डिस्प्लेजिया और स्पॉन्डाइलो एपिफिशियल डिस्प्लेजिया, इसमें क्या था कि दो कापीज चाहिए होते थे, एक मदर से और एक फादर से इफेक्टेड जीन का। लेकिन एकॉन्ड्रोप्लेजिया हमारे पास चूंकि डोमिनेंट है, इसलिए एक कापी रिक्वायर होती है कि आगे उसमें एक बच्चे में एकॉन्ड्रोप्लेजिया हो। तो वो एक कापी अगर मदर से आ गई तो फिर उसमें एकॉन्ड्रोप्लेजिया होगी, और अगर वो फादर से आएगी तो फिर भी उसमें क्या होगी, एकॉन्ड्रोप्लेजिया होगी। There is a 25% chance that a child born to a couple in which both members have achondroplasia will be the normal height। इसमें क्या कह रहे हैं कि 25% जो चाइल्ड होते हैं एकॉन्ड्रोप्लेजिया, जो पेरेंट्स होते हैं जिनको एकॉन्ड्रोप्लेजिया होती है, मदर को भी एकॉन्ड्रोप्लेजिया, फादर को भी एकॉन्ड्रोप्लेजिया, तो उनके जो आगे बच्चे होते हैं उसमें 25% चांसेस ऐसे होते हैं कि बच्चा जो है वो हमारे पास नॉर्मल हाइट का हो। क्या हो, नॉर्मल हाइट का। But there is also 25% chance the child will inherit both dwarfism gene। लेकिन हमारे पास 25% चांसेस इसके भी है कि उसमें बोथ ड्वार्फिज्म जीन हो। सही है, 25% चांसेस इसके हैं। इसका मतलब ये है कि जो डोमिनेंट एक कापी उसके फादर से आएगी और एक कापी उसके मदर से आएगी, दोनों से, दोनों पेरेंट्स से एक एक कापी आगे। तो अगर एक कापी आ गई तो उसको एकॉन्ड्रोप्लेजिया है। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स से एक एक कापी आ गई उसमें फिर भी एकॉन्ड्रोप्लेजिया है। लेकिन ऐसे जीन्स का ऐसे जीन्स की जो चांसेस है वो कितनी है, 25% है। और इसको हम डबल डोमिनेंट सिंड्रोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डबल डोमिनेंट सिंड्रोम। अगर किसी में डबल डोमिनेंट सिंड्रोम हो तो उस वो जो फीमेल होती है उसमें मिसकैरेज होती है। क्या होती है, मिसकैरेज का बड़ा ख़तरा होता है ऐसे केसेस में। ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें अनएफेक्टेड कैरियर मदर फादर है और अनएफेक्टेड कैरियर मदर है। मदर भी नॉर्मल है और फादर भी नॉर्मल है, लेकिन उनमें ड्वार्फिज्म का जीन प्रेजेंट है कि वो आगे ड्वार्फिज्म को अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो जो म्यूटेशन है कि रिसेसिव जीन किया है या डोमिनेंट जीन किया है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाकर रिसेसिव और डोमिनेंट जीन के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर आपको ये जो चीज़ें हैं, ये ड्वार्फिज्म और रिसेसिव मैनर क्या है, डोमिनेंट मैनर क्या है, और किस तरह ये हम निकालेंगे कि एक कैरियर मदर है या कैरियर फादर है, उसके आगे बच्चे की परसेंटेज क्या होगी, कितने डोमिनेंट होंगे, कितने रिसेसिव होंगे, ये सब मैंने उस लेक्चर में कवर किए हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आप उस वीडियो को वॉच करें और फिर आपको इस टॉपिक की ईज़िली समझ आ जाएगी। तो हमारे पास इसमें क्या गिवन है, अनएफेक्टेड कैरियर फादर है और अनएफेक्टेड कैरियर मदर है। इसका मतलब ये है कि ड्वार्फिज्म का जीन मदर में भी प्रेजेंट है और फादर में भी प्रेजेंट है, लेकिन मदर और फादर दोनों खुद नॉर्मल है, वो नॉर्मल साइज़ के हैं, उनकी हाइट नॉर्मल है। तो उनके आगे बच्चे किस तरह होंगे, ऐसे कपल जब एक दूसरे के साथ मैरिज करते हैं तो उनके आगे डिफरेंट टाइप आपके बच्चे किस तरह होंगे। फॉर एग्जांपल जो ये कैपिटल आर है ये डोमिनेंट जीन और स्मॉल आर रिसेसिव जीन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आगे कैरी करता है हमारे पास ड्वार्फिज्म को। तो ये दोनों तो नॉर्मल है, फादर भी नॉर्मल है और मदर भी नॉर्मल है। जब इनको हम क्रॉस करते हैं तो इस ये आर इसके साथ हो जाएगा, उससे हमारे पास ये बन जाएगा और ये आर फिर इसके साथ, तो उससे की वजह से हमारे पास आर आर बन जाएगा। अगर ये सिचुएशन कैपिटल कैपिटल आर हो दोनों, तो ऐसे पेरेंट जो है वो नॉर्मल होते और वो उनमें आगे ड्वार्फिज्म की जीन प्रेजेंट नहीं होती, तो ये हमारे पास अनएफेक्टेड होते हैं। और ये टोटल के कितना परसेंट है, 25%। तो 25% ऐसे हमारे पास होंगे जो कि बिल्कुल नॉर्मल होंगे, कैरियर नहीं होंगे।
अब अगर ये स्मॉल आर इसके साथ हो जाए तो ये हमारे पास ये बन जाएगा आर आर, और अगर ये स्मॉल आर के साथ तो इसके से हमारे पास ये स्मॉल आर आर सिचुएशन बन जाएगी। तो ऐसे चाइल्ड जिसमें ये सिचुएशन है, दोनों रिसेसिव आई हो, ये भी रिसेसिव हो और ये भी रिसेसिव हो, दोनों काफ़ी रिसेसिव हो, एक फादर से और एक मदर से रिसेसिव जीन आई हो, तो उसमें ड्वार्फिज्म हमारे पास प्रेजेंट होगी। ये ड्वार्फिज्म के लिए पॉजिटिव हो, इसमें ड्वार्फिज्म क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो ये टोटल का 25% बनता है। तो 25% चाइल्ड ऐसे होंगे जिनमें हमारे पास ड्वार्फिज्म मौजूद होंगे, अगर उनके बोथ पेरेंट्स कैरियर हो ड्वार्फिज्म जीन के लिए। और 50% हमारे पास ऐसे होंगे, ये दोनों सेम है, इनकी जीन्स से सेम है। 50% चाइल्ड ऐसे होंगे जो कि नॉर्मल, ख़ुद तो नॉर्मल होंगे लेकिन वो आगे ड्वार्फिज्म की जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास नॉर्मल होंगे और कैरियर होंगे। तो 50% हम पेरेंट्स द चाइल्ड हमारे पास 50% चाइल्ड हमारे पास कैरियर होंगे लेकिन ख़ुद वो नॉर्मल होंगे। हमने डेस्ट्रॉपिक डिस्प्लेजिया, स्पॉन्डिलोइपिफेजियल डिस्प्लेजिया और एकॉन्ड्रोप्लेजिया के बारे में तो पढ़ा कि कौन से हमारे पास रिसेसिव और कौन से डोमिनेंट होते हैं। उसके बाद हम इसकी पूरा जो है एक एक को देखते हैं कि एकॉन्ड्रोप्लेजिया क्या होता है, हमारे पास डायस्ट्रॉपिक डिस्प्लेजिया क्या होता है और स्पॉन्डिलोइपिफेजियल डिस्प्लेजिया क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास है एकॉन्ड्रोप्लेजिया। जो एकॉन्ड्रोप्लेजिया है ये शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म है। क्या है, टाइप ऑफ शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म है। The word achondroplasia literally means without cartilage formation. Achondroplasia जो कंड्रो लफ्ज़ है ये कार्टिलेज के लिए यूज़ होता है और ए विदाउट। तो इसमें क्या होता है, ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे जो ड्वार्फ पीपल होते हैं विदाउट कार्टिलेज फार्मेशन होती है, कार्टिलेज की फार्मेशन उनमें नहीं होती। इससे रिजल्ट जो है उनके बोन्स वगैरह वो आगे शॉर्ट होते हैं। इट अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ड्वार्फिज्म। ये क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है ड्वार्फिज्म की। एकॉन्ड्रोप्लेजिया जो है वो 26,000 से लेकर 4,000 जो बेबीज होते हैं उनमें एक होता है, एक बेबी ऐसा होता है जिसमें हमारे पास एकॉन्ड्रोप्लेजिया मौजूद होती है। पीपल विद एकॉन्ड्रोप्लेजिया आर रिलेटिवली लॉन्ग ट्रंक। इसमें क्या है, अब ये एकॉन्ड्रोप्लेजिया जो ड्वार्फ पीपल है उसकी करेक्टरिस्टिक गिवन है, लॉन्ग ट्रंक होगी उसमें और शॉर्ट अपर पार्ट्स ऑफ द दियर आर्म्स एंड लेग्स। जो अपर पार्ट है आर्म्स की और लेग्स की वो शॉर्ट होंगे लेकिन ट्रंक उनका क्या होगा, लॉन्ग होगा। जो दूसरे फीचर्स है जिसमें हमारे पास लार्ज हेड आ गया, लार्ज हेड होगा ऐसे ऐसे लोगों का, और प्रोमिनेंट विथ प्रोमिनेंट फोरहेड, और फोरहेड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। फ्लैटन ब्रिज ऑफ द नोज़, जो ब्रिज ऑफ द नोज़ होगा वो क्या होगा, वो फ्लैटन होगा। और प्रोट्रूडिंग जाज, जाज बाहर की तरफ आए हुए होंगे। क्राउडेड एंड मिस अलाइंड टीथ, टीथ जो है वो मिस अलाइंड होंगे और क्राउडेड होंगे। इसके अलावा हमारे पास फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ द लोअर स्पाइन, लोअर स्पाइन जो है वो फॉरवर्ड हुई होगी। ये फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्पाइन आई हुई है तो इनकी जो है फॉरवर्ड ऐसे फॉरवर्ड हुई होंगी। इसका मतलब ये कि इनमें लॉर्डोसिस होगी। क्या होगी, लॉर्डोसिस प्रेजेंट होगी। कर्व्ड लेग्स प्लेट, जो लेग्स के प्लेट्स है वो कर्व्ड होंगे, शॉर्ट लेग्स होंगी और ब्रॉड पीठ होगी। अब ये एकॉन्ड्रोप्लेजिया कैसे कहा होता है, एकॉन्ड्रोप्लेजिया चूँकि हमारे पास जेनेटिक डिजीज़ है तो ये म्यूटेशन जब हमारे पास FGFR3 की म्यूटेशन हो जाए तो उस वजह से हमारे पास क्या होता है, एकॉन्ड्रोप्लेजिया होता है। FGFR3 genes provide instruction for making a protein that is involved in the development and maintenance of bone and brain tissue। जो FGFR3 जीन है ये क्या करता है, इस पर इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है
ये इंस्ट्रक्शन एक मैसेज मौजूद होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए कि आगे उससे किस तरह का प्रोटीन बनेगा, तो उसमें ये इंस्ट्रक्शन इस जीन में प्रेजेंट होती है। अगर ये जीन्स म्यूटेटेड हो जाए, इसमें म्यूटेशन हो जाए, तो आगे है जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोटीन है बोन्स और ब्रेन की टिश्यू की मेंटेनेंस के लिए, जो हमें प्रोटीन असल प्रोटीन चाहिए, अगर इसमें म्यूटेशन हो गई FGFR3 में, तो वो प्रोटीन आगे प्रोड्यूस नहीं होगी। जब हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो आगे हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड ब्रेन टिश्यू नहीं होगी। चूँकि एकॉन्ड्रोप्लेजिया हमारे पास क्या है, डोमिनेंट डिजीज़ है। क्या है, डोमिनेंट डिजीज़ है। तो अगर एक भी कॉपी हमारे पास ईदर पेरेंट्स से आ गई, फादर से आ गई या मदर से, तो आगे बच्चों में एकॉन्ड्रोप्लेजिया मौजूद होगी, प्रेजेंट होगी। Two specific mutations in the FGFR3 genes are responsible for almost all cases of achondroplasia. अगर दो स्पेसिफिक म्यूटेशन हो जाए, दो लोकेशन FGFR3 पर किसी भी दो लोकेशंस पर म्यूटेशन हो जाए, तो आगे हमारे पास क्या होगी, एकॉन्ड्रोप्लेजिया होगी। इसके बाद दूसरा जो टाइप है ड्वार्फिज्म का, वो स्पॉन्डाइलोइपिथेलियल डिस्प्लेजिया है। ये लेस कॉमन है। हमारे पास एकॉन्ड्रोप्लेजिया क्या थी, मोर कॉमन, ये हमारे पास लेस कॉमन है। और ये 95,000 बेबीज़ में एक बेबी ऐसा होता है जिसमें हमारे पास स्पॉन्डाइलोइपिथेलियल डिस्प्लेजिया प्रेजेंट होगी। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, उसमें क्या है, शार्ट ट्रंक होगी। जो एकॉन्ड्रोप्लेजिया है उसमें हमारे पास लॉन्ग ट्रंक थी, लेकिन इसमें क्या है, शार्ट ट्रंक होगी। जब तक चाइल्ड 5 से 10 साल का, 5 से 10 साल का ना हो, तब तक हमें स्पॉन्डाइलोइपिथेलियल डिस्प्लेजिया का पता नहीं चलता। जो दूसरे फीचर्स हैं उसमें हमारे पास क्लब फीट होगी। फीट होगी क्या होगी, क्लब, जो फुट के फिंगर्स है उसमें क्लबिंग प्रेजेंट होगी। इसके अलावा क्लब फ्लैट होगी और सेवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी। क्या होगी, सेवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी। बोन्स और जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होगी इन द हिप एरिया में। वीक हैंड एंड फीट होंगे, फीट और हैंड्स क्या होंगे, वीक होंगे। और बैरल चेस्ट होगी, अपीयरेंस होगी, बैरल चेस्ट, बाहर की तरफ उभरी हुई चेस्ट होगी उसकी। तीसरी टाइप है डायस्ट्रोफिक डिस्प्लेजिया। ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिस्प्लेजिया क्या है, ऑटोसोमल, विच अफेक्ट कार्टिलेज एंड बोन डेवलपमेंट। जो हमारे पास क्या करते हैं, इसमें भी हमारे पास कार्टिलेज और बोन की डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। डायस्ट्रोफिज्म इज अ जनरली वर्ड रेफरिंग टू अ ट्विस्टिंग। डायस्ट्रोफिज्म हम कैसे कहते हैं, डायस्ट्रोफिज्म ट्विस्टिंग के लिए यूज होता है। डायस्ट्रोफिक डिस्प्लेजिया में हमारे पास जो लिम्ब्स होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, इसी वजह से इसको हम डायस्ट्रोफिक डिस्प्लेजिया कहते हैं। डायस्ट्रोफिक डिस्प्लेजिया में हमारे पास SLC26A2 जीन ये म्यूटेटेड होता है। अगर इस जीन में म्यूटेशन हो, तो आगे चिल्ड्रन में हमारे पास क्या होगी, डायस्ट्रोफिक डिस्प्लेजिया प्रेजेंट होगी। ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास रेयर फॉर्म है ड्वार्फिज्म की। और 1 लाख बर्थ में एक चाइल्ड ऐसा होता है जिसको डायस्ट्रोफिक डिस्प्लेजिया होती है। इसमें हमारे करेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, शॉर्ट फोर आर्म्स होते हैं एंड कॉल्स होती है। अब कॉल्स के कैसे कहते हैं, कॉल्स हमारे पास मिडल ऑफ द बोन जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं, जिसको हम मीज़ो मिल्क शॉर्टनिंग भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कॉल्स कहते हैं। तो उसमें शॉर्ट फोर आर्म होगी और जो मिडल ऑफ द बोन है वो भी हमारे पास शॉर्ट होंगे। अदर जो फीचर्स हैं वो डिफॉर्म हैंड्स एंड फीट्स होंगे, ट्विस्टेड हैंड्स होंगे उसमें और फीट्स होंगे, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। और जब ट्विस्टेड होगी तो लाजमी बात है उसमें रेंज ऑफ मोशन भी लिमिटेड हुई होगी। क्लेफ्ट प्रेजेंट होगी।
एंड ईयर्स विद अ कॉलीफ्लावर अपीयरेंस, और ईयर्स की जो अपीयरेंस है वो एक गोभी की तरह होगी। ये आप देख सकते हैं ईयर को कि एक कॉलीफ्लावर की अपीयरेंस इसने ली हुई है। तो ये सारे कैरेक्टर हमारे पास किस में प्रेजेंट होते हैं? डायस्ट्रोफिक डिस्प्लेसिया के जो पेशेंट होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम ड्वार्फिज्म की डायग्नोसिस किस तरह करते हैं? तो ड्वार्फिज्म की डायग्नोसिस हम एक्सरे भी कर सकते हैं लॉन्ग बोन्स की, उससे भी हमें पता चल जाता है कि एक कोई चाइल्ड जो है वो ड्वार्फ है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट हम करते उसमें क्या देखते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन का लेवल डिक्रीज़ है और कितना डिक्रीज़ है उससे हमें पता चल जाता है कि एक शख्स जो है वो, एक चाइल्ड जो है वो ड्वार्फ है। इसके अलावा एमआरआई देखते हैं हेड से, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि एक कोई चाइल्ड जो है वो ड्वार्फ है। अब ट्रीटमेंट फॉर ड्वार्फिज्म कौन से हैं? अगर कोई शख्स ड्वार्फ है तो पॉसिबली ड्वार्फिज्म किस वजह से होती है? हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी की वजह से होती है, उसकी हाइपोसिक्रेशन की वजह से होती है। अगर कोई शख्स ड्वार्फ है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि डेली इंजेक्शन दे सकते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की, ताकि उसकी ग्रोथ को प्रोमोट किया जाए। जाइगेंटिज्म या पिट्यूटरी जाइगेंटिज्म इज़ अ हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इसमें क्या होती है? हाइपर सिक्रेशन होती है। ड्वार्फिज्म में हमारे पास हाइपो सिक्रेशन थी, लेकिन जाइगेंटिज्म में हमारे पास हाइपर सिक्रेशन होती है। बोन ग्रो ग्रोथ इन एन एक्सेस अमाउंट, जो बोन की ग्रोथ होती है वो एक्सेस अमाउंट में होती है। किस अमाउंट में होती है? एक्सेस अमाउंट में बोन की ग्रोथ होती है। कैन रिजल्ट इन हार्सनेस, स्लीप एपनिया। अब अगर किसी में जाइगेंटिज्म प्रेजेंट होगी तो उसमें फर्दर साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? हार्सनेस होगी, स्लीप एपनिया प्रेजेंट होगी, मतलब उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, उसको उसकी ब्रीथिंग स्टॉप होगी जब वो सोएगा, जॉइंट पेन होगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होगी, हाइपरटेंशन होगा उसको, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी उसमें, विजुअल इम्पेयरमेंट, उसके विजन्स में प्रॉब्लम होगी और उसको सीवियर हेडेक होगा। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जाइगेंटिज्म के। जो टॉलेस्ट मैन था, जो जिसने सर्वाइव किया 22 साल तक, वो कौन था? रॉबर्ट मेडलो, और उसकी हाइट क्या थी? 8 फीट 11.1 इंच, ये उसकी हाइट थी। ओवर प्रोडक्शन जब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की हो, अगर चाइल्ड में हो तो उसमें क्या होगा? जाइगेंटिज्म। अगर एडल्ट में हमारे पास ओवर ग्रोथ हो, ओवर प्रोडक्शन हो ग्रोथ हार्मोन की, तो उसमें हमारे पास क्या होगा? एक्रोमेगाले होगा। जाइगेंटिज्म हमने ऑलरेडी बताया कि ये एबनॉर्मली लार्ज ग्रोथ होती है। किस वजह से? एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की वजह से, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में। लेकिन अगर ये एडल्ट में हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्रोमेगाली। जाइगेंटिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये क्या है? लार्ज, एबनॉर्मली लार्ज ग्रोथ होती है। किस वजह से? ग्रोथ हार्मोन की, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से। कब होगी? जब चाइल्ड में एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन होगा तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? जाइगेंटिज्म होगी। बिफोर ग्रोथ प्लेट क्लोज, जो ग्रोथ प्लेट होती है लॉन्ग बोन्स में, उनकी क्लोजिंग की वजह से, क्लोजिंग से पहले पहले अगर हमारे पास ओवर प्रोडक्शन हो ग्रोथ हार्मोन की, तो तब हमारे पास क्या होगा? जाइगेंटिज्म होगा। अगर आफ्टर ग्रोथ प्लेट क्लोज, हमारे पास ग्रोथ प्लेट क्लोज हो जाए, वो चेंज हो जाए, एपिफेजियल जो प्लेट है वो चेंज हो जाए एपिफेजियल लाइन में, और फिर उसके बाद एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन हो, तो वो हमारे पास एक्रोमेगाली काज करेगी। ये आप देख ले, ये हमारे पास 6 फीट का नॉर्मल बंदा है, और ये ओवर 7 फीट, जो 7 फीट से ज़्यादा उसकी हाइट है, ये अब नॉर्मली ग्रो हुआ है। ये छोटा जो कद वाला है ये नॉर्मल है, और ये इसमें जाइगेंटिज्म प्रेजेंट होती है। जाइगेंटिज्म में हमारे पास प्रोपोर्शनेट एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। इसका मतलब ये है कि इसका ये लिम्ब जितना बड़ा होगा तो उतना ये लेफ्ट हैंड, जितना राइट हैंड बड़ा होगा उतना
लेफ्ट हैंड बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि राइट हैंड ज़्यादा बड़ा होगा और लेफ्ट हैंड छोटा बड़ा होगा, या एक आंख ज़्यादा बड़ी होगी दूसरी आंख छोटी होगी। अगर एक आंख जितनी बड़ी है उतनी ही दूसरी आंख भी बड़ी होगी, ये हमारे पास जायगेंटिज्म में होगी। लेकिन एक्रोमेगाली में ऐसा होता है कि डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होता है। एक टांग ज़्यादा लंबी होगी, दूसरी थोड़ी छोटी होगी, तो इसमें वो सिचुएशन प्रेजेंट होगा। क्लिनिकल फीचर्स अब क्या है जाइगेंटिज्म की? एक्सेसिव ग्रोथ होगी। द चाइल्ड इज़ लार्ज फॉर देयर एज, जो नॉर्मल जो हाइट है जो एज के मुताबिक होगी उससे ये ज़्यादा ओवर ग्रोथ करेगा, ये ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी। डिलेड प्यूबर्टी होगी। डबल विजन होगा या पेरिफेरल विजन में उसको डिफ़िकल्टी होगी। उसको हेडेक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पसीना इसको आएगा। इसके अलावा लार्ज हैंड्स एंड फीट्स होंगे, जो फीट्स और हैंड्स है उसके बहुत ज़्यादा लार्ज होंगे, और जो फेशियल फीचर्स है वो क्या होंगे, थिक, उसकी थिकनिंग होगी। इसके अलावा वीकनेस इसको होगी, ज़्यादा लार्ज होगा, उसके लार्ज हैंड्स और फीट्स होंगी जिसकी वजह से ये ज़्यादा कमज़ोर होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चाइल्ड जो है वो जाइगेंटिज्म इसमें प्रेजेंट है या नहीं है? तो ये हमें सीटी स्कैन से, एमआरआई से पता चलेगा। दूसरा हम ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें हम ग्रोथ हार्मोन देखते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल उसमें ज़्यादा है नॉर्मल से, तो हम फिर कहते हैं कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो उसमें ये जाइगेंटिज्म में जाएगा। इसके अलावा हम IGF-1 लेवल देखते हैं। सीरम में क्या देखते हैं? IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 देखते हैं। अगर वो उसका लेवल राइज है ब्लड में, सीरम में, तो हमारे पास वो चाइल्ड क्या होगा, जाइगेंटिज्म होगा। अब ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं? ट्रीटमेंट हम, अगर कोई पिट्यूटरी एडिनोमा प्रेजेंट है जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो रही है, थायराइड ओवर प्रोडक्शन हो रही है ग्रोथ हार्मोन की, तो ऐसे पेशेंट का हम वो एडिनोमा रिमूव कर सकते हैं। ट्रांस स्पिनाइडल सर्जरी के थ्रू हम वो पिट्यूटरी एडिनोमा रिमूव करते हैं ताकि जो ओवर प्रोडक्शन हो उसको कम किया जा सके। इसके अलावा हम रेडिएशन थेरेपी वगैरह भी उस एडिनोमा के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हम अगर ओवर प्रोडक्शन हो रही है ग्रोथ हार्मोन की, तो हम ऐसे मेडिकेशन देते हैं जो उन ग्रोथ हार्मोन को की ओवर प्रोडक्शन को इनहिबिट करे, या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को इंक्रीज़ करे ताकि वो हमारे पास सप्रेस करे ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को। जो ड्रग थेरेपी उसमें हमें ब्रोमोक्रेप्टेन देते हैं। ब्रोमोक्रेप्टेन क्या करता है, वो इंक्रीज़ करता है सोमेटोस्टेटिन को, या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को ये इंक्रीज़ करता है। जब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन हमारे पास इंक्रीज़ होगी तो वो आगे सप्रेस करेगी प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन को। जब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन सप्रेस होगी तो आगे ग्रोथ हमारे पास, ओवर ग्रोथ फिर हमारे पास नहीं होगी। एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली भी हमारे पास हार्मोनल डिसऑर्डर है जब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन करें। किस एज में? एडल्ट एज में। आफ्टर जो ग्रोथ प्लेट है वो क्लोज हो जाए, उसके बाद जब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन हो तो उसके वजह से हमारे पास एक्रोमेगाली काज होती है। ये एक्रोमेगाली जो है आफ्टर प्यूबर्टी होती है। द नेम एक्रोमेगाली कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से निकला है फॉर एक्सट्रीमिटीज़ एंड इनलार्जमेंट। ये किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सट्रीमिटीज़ की इनलार्जमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन हो गई, अगर ये चाइल्ड में हुई है तो इसको हम जाइगेंटिज्म कहते हैं। अगर ये एडल्ट में हुई है तो उसको हम एक्रोमेगाली कहते हैं। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया। अब एपिडेमियोलॉजी क्या है एक्रोमेगाली की? एक्रोमेगाली हमारे पास अनकॉमन है एज कम्पेयर टू जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म इज़ मोर कॉमन देन एक्रोमेगाली। और इसकी प्रेवलेंस रेट क्या है? 50 to 70 केसेस पर मिलियन पीपल इसकी प्रेवलेंस है। इसका मतलब है कि 10 लाख में से 50 या 70 लोग ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास एक्रोमेगाली प्रेजेंट होगी। पैथोफिजियोलॉजी है एक्रोमेगाली की। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस प्रोडक्शन होती है
जब ग्रोथ हार्मोन जो है एक्सेस सिक्रीट होता है किसी भी वजह से, हमारे पास ओवर प्रोडक्शन हो गई ग्रोथ हार्मोन की, इसमें हमारे पास अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई एडिनोमा वगैरह बन गई तो उस वजह से ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन होती है। जब अनकंट्रोल्ड ट्यूमर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन होती है तो वो क्या करेगा, वो आगे सीरम में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो है उसकी अमाउंट को, उसकी लेवल को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे लिवर में। तो वो जब लिवर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो जो ब्लड है उसमें IGF-1 का लेवल इंक्रीज़ करेगा। जब IGF-1 का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे पास एक्रोमेगाली के साइन एंड सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास काजेज़ है एक्रोमेगाली की, तो ये प्रोलॉन्ग्ड ओवर प्रोडक्शन हो अगर ग्रोथ हार्मोन की पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो उस वजह से हमारे पास एक्रोमेगाली होगी। इसके अलावा अगर पिट्यूटरी ट्यूमर या पिट्यूटरी एडेनोमा वगैरह प्रेजेंट हो तो उस वजह से भी हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन होती है और वो आगे एक्रोमेगाली काज करती है। इसके बाद एक्टॉपिक प्रोडक्शन अगर हो ग्रोथ हार्मोन की, एक्टॉपिक प्रोडक्शन अब क्या है, ग्रोथ हार्मोन नॉर्मली हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, लेकिन अगर कहीं और किसी और जगह में अदर देन पिट्यूटरी अगर कोई कैंसर वगैरह बन जाए और वो कैंसर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन करे, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टॉपिक प्रोडक्शन कहते हैं ग्रोथ हार्मोन की। तो उस वजह से भी हमारे पास एक्रोमेगाली काज होती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ग्रोथ हार्मोन की साइन एंड सिम्टम में हमारे पास क्या होती है, जो ओवर ग्रोथ हो जाती है बोन्स की, मसल्स की और इंटरनल जो ऑर्गन है उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। स्वेलिंग हो जाती है हैंड्स की और फीट्स की। इसके अलावा फेशियल फीचर जो है वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं और प्रोट्रूडिंग जाज होती है, वॉइस डीपनिंग हो जाती है, जो वॉइस है वो ज़्यादा डीप हो जाता है। इसके अलावा इनलार्ज लिप्स होते हैं, नोज़ भी इनलार्ज होती है और टंग भी इनलार्ज होती है, जिसको हम मैक्रोग्लोसिया भी कहते हैं। डीजेनरेटिव आर्थराइटिस होती है। क्या होती है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। इसके अलावा थिकन जो रिब्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं और वो फिर आगे रिस्पॉन्सिबल होती है बैरल चेस्ट के लिए। उसके बाद जॉइंट पेन होता है, इनलार्ज हर्ट होते हैं, सारे ऑर्गन्स वगैरह इनलार्ज हुए होते हैं। ऑफेंसिव बॉडी अडर होती है और ग्लेक्टोरिया होती है। क्या एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन होती है। ये आप देख ले, एक साइड पर नॉर्मल चेस्ट दिया हुआ है, दूसरी साइड पर बैरल चेस्ट दिया हुआ है। जो नॉर्मल चेस्ट है उसकी जो रेशो है वो क्या है, इस तरह हमारे पास क्या होगी 2 और इस तरह क्या होगी रेशो 1 नॉर्मल चेस्ट का इस तरह है। मतलब अगर हमारे पास बॉडी चेस्ट जो है नॉर्मल चेस्ट या अगर किसी बंदे का यहाँ से इस तरह 6 सेंटीमीटर है तो इस तरह की कितनी होगी, फॉर एग्जांपल इस तरह कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, इसकी हाफ होगी, सही है। लेकिन जो बैरल चेस्ट है इसमें जितनी इस साइड पर होती है उतनी उस साइड पर भी उतनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से नीचे की तरफ 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ तक भी हमारे पास कितनी होगी 6 सेंटीमीटर प्रेजेंट होगी। जो अदर साइन एंड सिम्टम्स है इसमें हमारे पास क्या होगा, इनलार्ज्ड ऑर्गन होगी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, स्नोरिंग होगी। इसके अलावा फटीग होगी, वीकनेस होगी, हेडेक होगा, लॉस ऑफ विजन होगा, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे फीमेल में। अगर किसी फीमेल को कोई फीमेल है वो एक्रोमेगाली है तो उसमें इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगी, क्या होगी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगी उसको। फ्रंटल बॉसिंग होगा। इसके अलावा थिकनिंग ऑफ नोज होगा, मैक्रोग्लोसिया होगी, क्या होगी मैक्रोग्लोसिया, इनलार्ज टंग होगी, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। एक्रोमेगाली में हमारे पास क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन हाई का लेवल ब्लड में हाई होगा। ये किस वजह से हो सकता है, पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से हो सकता है, जिसको हम सीटी स्कैन या MRI में देख सकते हैं।
और इसके अलावा इसमें क्या होगा, हाइपरट्रॉफी होगी, ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह होगी सेबेशियस ग्लैंड की और स्वेट ग्लैंड की। ग्लिक्टोरिया होगा, प्रोलेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होगी। कार्डियो मेगालिया होगा, हार्ट जो है इनलार्ज होगा जिसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन होगा। सेक्सुअल डिसफंक्शन होगी उसको। विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होगा। प्राइमेंट सुप्रा ऑर्बिटल रिज होगी, जो सुप्रा ऑर्बिटल रिज है वो प्रोमिनेंट होगी। लार्ज नोज और जाव प्रोट्रूडिंग जाव होगी। टीथ जो है एक दूसरे से सेपरेट होंगे और उसमें स्पेसेस होंगी। और एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस, ग्लूकोज को वो प्रॉपरली टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो पेशाब करेगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन उसको होगी। इसके अलावा स्पेड शेप हैंड्स और फीट्स होगी। स्पेड शेप, इस हाथ को देखें, ये क्या है, स्पेड शेप्ड है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी जिसकी वजह से उसको आगे टिंगलिंग और बर्निंग और सेंसेशन वगैरह हुई, प्रेस्टीजिया होगा आगे। ये आप देख ले, ये जो ऊपर रीजन है ये हमारे पास क्या है, सुप्रा ऑर्बिटल रीजन है। तो ये ऐसे पीपल में क्या होगी, एनलार्ज्ड होगी। अब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है या डायग्नोसिस है, हम एक्सरे कर सकते हैं स्कल की या हैंड्स की। अगर हम स्कल की एक्सरे करेंगे तो उससे हमें पता चल जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई एडिनोमा वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो फिर हम उसको रिमूव करने के लिए सर्जरी करते हैं, ट्रांसपिनेडल सर्जरी करते हैं ताकि उस पिट्यूटरी एडिनोमा को रिमूव किया जाए। इसके अलावा एक्सरे करते हैं हम हैंड्स की और ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, जिसमें हम ब्लड शुगर टेस्ट करते, टॉलरेंस टेस्ट करते हैं कि वो टॉलरेट कर सकता है ग्लूकोज को या नहीं। ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम ट्रांसपिनेरल सर्जरी करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसके अलावा रेडिएशन के थ्रू हम जो कैंसरस सेल्स वगैरह हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा ब्रोमोक्रेप्टन देते हैं जो कि सोमेटोस्टेटिन को इंक्रीज़ करते हैं और वो फिर इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को।